हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद हम फुयुन को देखते हैं जो कि हाथ में गन पकड़े चर्च के अंदर जा रहा था और हमारी फीमेल लीड शाओ युई के पास जाते हुए कहता है कि तुम ये शादी कैसे कर सकती थी। इस पर शाओ युई कहती है कि तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं थी और मैं ये शादी करने का फैसला कर चुकी थी, तुमने ये क्या कर दिया। फुयुन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन शाओ युई इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और तभी फुयुन कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो यहीं पर तुम मुझे मार दो और उसके हाथ में गन पकड़ा देता है और कुछ ही देर सोचने के बाद हम देखते हैं कि शाओ युई ने गोली चला दी थी। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम 2 महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर फुयुन कुछ लोगों को मार रहा था और उनसे सच्चाई उगलवा रहा था। इतने में असिस्टेंट आकर बताता है कि शाओ युई टेरेस में खड़ी है और कभी भी गिर सकती है। फुयुन ये सुनते हुए भागते हुए उसके पास आता है और उसे नीचे आने को बोलता है लेकिन शाओ युई उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी वो नीचे गिरने वाली थी लेकिन इतने में फुयुन उसके पास जाते हुए उसे गिरने से बचा लेता है। कहता है कि ये क्या बचपना है। इस पर शाओ युई कहती है कि तुम्हें मेरी आखिर फिक्र क्यों है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए अगर मैं मर जाऊं तो। मेरी मदर के मरने पर तुमने वादा किया था कि तुम उसके मर्डरर को सजा दोगे लेकिन वो जिंदा घूम रहा है और तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं। क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा प्यारी है जिसके पास तुम जाते हो। फुयुन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और असिस्टेंट को ये कह करके इसका ख्याल रखना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन शाओ युई भी असिस्टेंट को बेहोश करके उसके पीछे ही जा चुकी थी। फुयुन वहाँ से उसे लड़की फेंग के पास चला गया था और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रेडी करवाई है। ये सुनकर फेंग खुश हो गई थी लेकिन शाओ युई भी उसको साथ देख लेती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट फुयुन के पास आकर उसे बताता है कि मैडम बहुत गुस्से में है और घर से जा चुकी हैं। अगर उनके एनिमीज को ये बात पता चल गई तो वो मुश्किल में आ जाएंगी। फुयुन ये बात सुनते हुए कहता है कि जल्दी से उसको ढूंढो। कुछ ही देर में वो सब बर्थडे पार्टी में जा चुके थे जहाँ पर फेंग कहती है कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर दी हैं, जल्दी से ये रिंग मुझे पहनाओ। फुयुन उस रिंग को देखते हुए कहता है कि ये रिंग तो बहुत ही ज्यादा छोटी है और तुम ये इतनी छोटी सी रिंग डिजर्व नहीं करती। ये कहकर उसने रिंग दूर फेंक दी थी जो कि शाओ युई के कदमों में जाकर गिरती है, जो कि शन के साथ पार्टी में एंटर कर चुकी थी और फुयुन के सामने जाकर वो अनाउंस करती है कि वो शन को डेट कर रही है और बहुत जल्द वो शादी भी कर लेंगे। इस पर फुयुन एक फ्लैशबैक याद करता है जिस टाइम पर शाओ युई ने उसे प्रपोज किया था लेकिन फुयुन ने उसे कोई भी आंसर नहीं किया था। अब शन शाओ युई को लेकर एक रूम में जाता है। कहता है तुम यहाँ पर किसी भी ड्रेस को चूज करके अपना ड्रेस चेंज कर सकती हो। शन के वहाँ से जाते ही शाओ युई एक ड्रेस को सेलेक्ट करके वो ड्रेस चेंज करने लगी थी लेकिन रूम में फुयुन आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और फिर वो शाओ युई से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और असिस्टेंट को बुलाते हुए कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, दोबारा वापस ये यहाँ पर ना आ पाए। लेकिन शाओ युई वहाँ से भाग जाती है और शन के पास जाते हुए कहती है कि मुझे बचा लो, ये मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। इस पर शन फुयुन से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और फुयुन पूछता है कि तुम इसको कैसे जानते हो और शन बताता है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे, तभी शाओ युई ने मुझे उनसे बचाया था। फुयुन अपने असिस्टेंट के साथ गुस्से से वहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद शाओ युई शन को थैंक्स बोलती है लेकिन इतने में अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पर मास्टर आ रहे हैं जो कि फेंग और शन के फादर थे और उनको देखते हुए तो शाओ युई शॉक ही रह गई थी क्योंकि वो वही इंसान था जिसने उसकी मदर को मारा था। सभी लोग बाहर फायरवर्क्स देखने के लिए जाने वाले थे लेकिन शाओ युई को तो अपना बदला लेना था, इसीलिए वो चाकू उठाकर मास्टर के पीछे जाती है लेकिन फुयुन उसे देख लेता है और जल्दी से उसे सबसे साइड पर ले जाता है। पर शाओ युई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है ना तुम खुद बदला लोगे और ना ही मुझे लेने दोगे। तभी फुयुन उसको हक कर लेता है और फेंग उन दोनों को देखते हुए अपने सर्वेंट को इशारा करती है तो सर्वेंट ने शाओ युई के ऊपर अटैक कर दिया था। शन शाओ युई को रूम में ले जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके और शन के आने के बाद फुयुन को वो कहती है कि चलो मेरे साथ और अपनी मदर की ग्रेव पर ले जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा प्लान है तो मेरा भी है, मैं बदला लूंगी। लेकिन फुयुन उसे रूम में ले गया था और फिर उसके हाथ में हथकड़ी लगाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। शाओ युई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और फुयुन को उस हथकड़ी को खोलने के लिए बोलती है लेकिन फुयुन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और फिर अपने असिस्टेंट के साथ वो वहाँ से चला गया था और शाओ युई उसके पास जाते हुए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और रात में सोने से पहले वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बातें कर रही थी और कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है और ये देखकर फुयुन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। जल्दी से उसकी हथकड़ी को खोल देता है तो उसी हथकड़ी को वो फुयुन को लगाते हुए कहती है कैसी लगी तुम्हें मेरी ट्रिक, अब मैं यहाँ से आजाद हो गई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गई थी। फुयुन सोचता रह जाता है कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा चालाक है।
कुछ दिनों के बाद हम शेन को देखते हैं जो कि एक जगह से गुजर रहा था और तभी देखता है कि शाओजुई को उसके ओनर ने घर से बाहर निकाल दिया था। वो शाओजुई के पास जाते हुए कहता है कि तुम पार्टी वाले दिन इतनी जल्दी क्यों चली गई थी, अभी मेरे घर चलो और तुम मेरे घर रह सकती हो। शाओजुई भी इसके लिए मान गई थी और शेन के साथ उसके घर पर आ जाती है और घर पर आने का कोई मकसद उसका कुछ और ही था। घर में एंटर करते ही वो एक रूम की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या मैं वहाँ पर रह सकती हूँ। इस पर शेन कहता है कि वो फादर का स्टडी रूम है और वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, तुम नहीं जा सकती हो। शाओजुई कहती है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी शेन। और शेन के वहाँ से जाता ही अपना हुलिया चेंज करते हुए पिस्टल लेकर वो मास्टर को मारने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन वो देखती है कि मास्टर के साथ वहाँ पर कोई और भी मौजूद था और उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि फुयुन था। इतने में वो एक बात से टकरा गई थी और आवाज आने की वजह से सब चौकन्ने हो गए थे, इसलिए उसे जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है। पर कुछ ही सेकंड्स में उसने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया था, इसीलिए कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। जिसके बाद वो प्लान करके मास्टर को अपने रूम में बुलवाती है ताकि उनको मार सके, लेकिन इस बार भी मास्टर बच गए थे और फुयुन रूम में आ जाता है। शाओजुई से कहता है कि ये क्या प्लान था तुम्हारा, तुम रूम में बुलवाकर मास्टर को मारना चाहती थी ताकि खुद बच जाओ। इस पर शाओजुई कहती है कि कम से कम मैं दुश्मनों के साथ मिलकर उनका साथ तो नहीं देती ना, हमारे बीच अब कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुम अपने सारे वादों को भूल गए हो और बदला लेना भूल गए हो तो मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। फुयुन के वहाँ से जाने के बाद शाओजुई सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन वो पास्ट की बहुत सी मेमोरीज को याद कर रही थी। जब शाओजुई को किसी ने किडनैप कर लिया था और फुयुन उसको बचाने के लिए आता है और उसको वहाँ से भगा देता है, लेकिन तब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ था क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग थे। वो अकेला इतने सारे लोगों से फाइट कैसे कर सकता था। और फुयुन देखता है कि शाओजुई ने तो उस जेड पेंडेंट को भी तोड़कर फेंक दिया था, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जिसके पास सर्वेंट आता हुए कहता है कि मास्टर क्या आपको किसी पर शक है जो कि आपको मारने की हरकत कर सकता है। और मास्टर कहते हैं कि शाओजुई पर नजर रखो, मुझे उस लड़की पर शक है, इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम फुयुन को गार्डन में देखते हैं जो कि अपने सामने शाओजुई को देख रहा था कि इतने में वहाँ पर फेंग आ जाती है और जैसे ही वो फुयुन को देखती है कि वो शाओजुई को देख रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अपनी सर्वेंट्स के साथ मिलकर वो शाओजुई के पास जाते हुए उसे ले जाते हुए सजा देने के बारे में सोचती है और वो उसे पानी में फेंकवा चुकी थी और कहती है कि तुम मरना डिजर्व करती हो। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर फुयुन आ चुका था जो कि शाओजुई को बचा लेता है और उसे लेकर रूम में चला गया था। और तभी शेन भी आवाजें देते हुए वहाँ पर आ चुका था और शेन की आवाजों को सुनते हुए फुयुन जल्दी से कबर्ड में छुप जाता है। तभी शाओजुई ड्रामा करने लगी थी और कहती है कि अगर तुम्हारी बहन को मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गई थी और उसके पीछे ही फेंग और शेन भी। लेकिन शेन शाओजुई को वहाँ पर रोकने में कामयाब हो चुका था और नेक्स्ट सीन में हम शाओजुई को देखते हैं जो कि बाजार चली गई थी, लेकिन उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी शाओजुई उस इंसान के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है। इतने में मास्टर का असिस्टेंट आकर शाओजुई को बेहोश कर देता है और हंसते हुए कहता है कि इसको लेकर चलो। शाओजुई को जब होश आता है तो वो रूम के बेड पर थी और उसे बुरी तरह से बांधा गया था। कुछ ही देर में मास्टर का एक साथी भी रूम में आ चुका था जो आकर शाओजुई के साथ बदतमीजी करने लगता है और ये देखकर शाओजुई खुद को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ ही देर में वहाँ पर फुयुन आ जाता है जो आते हुए शाओजुई को खोलता है और फिर उस पर्सन को मारते हुए वहाँ से फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और जब फुयुन को लगता है कि वो ऐसे नहीं रुकेगी तो वो गन निकालकर वहीं पर उस पर्सन को शूट कर देता है, लेकिन गोलियां चलने की आवाज से गार्ड्स को ये बात पता चल गई थी और एक गार्ड आते हुए फुयुन के ऊपर अटैक कर देता है और फुयुन इंजर्ड हो चुका था। फुयुन और शाओ ने मिलकर वहाँ पर सारे गार्ड्स को तो मार दिया था, लेकिन फिर भी फुयुन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था और असिस्टेंट कहता है कि आपको हॉस्पिटल जाना होगा। शाओजुई फू को देखकर बहुत ज्यादा रोती है, फिर डॉक्टर को बुलवाते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती थी और असिस्टेंट के पास जाते हुए उसे सच बताने को बोलती है। और असिस्टेंट पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब देखता है कि शाओजुई नहीं रुकेगी तो वो सच बता देता है कि ये सब कुछ फुयुन का ही प्लान था कि वो मास्टर शेन की पार्टी में मिल जाएगा उनकी बेटी का यूज करते हुए, लेकिन असल में वो बदला लेने के लिए आया है। डॉक्टर के जाने के बाद शाओजुई उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगी थी और दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जिनका असिस्टेंट उनके पास जाते हुए बताता है कि शाओजुई का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है, लेकिन हम इस फुयुन को जिंदा नहीं छोड़ सकते, ये हमारे लिए खतरा होगा। जिस पर मास्टर कहता है कि तुम जाओ, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ।
और नेक्स्ट सीन में हम फिर से शाओ युई को देखते हैं जो कि फुयुन के साथ ही थी और उसके पट्टी भी करती है और फिर रोते हुए कहती है कि मैं तुम पर बर्डन हूँ ना। और फुयुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझ पर बर्डन नहीं हो। और सोचने लगता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ और जानता हूँ कि तुम भी लव करती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया लेकिन सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही तो किया है और हमेशा जिंदगी में मैं तुम्हें बचाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फुयुन को देखते हैं जिसे मीटिंग में बुलाया गया था और मास्टर का असिस्टेंट फुयुन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वैंग की जान लेने की। फुयुन उनकी तरफ एक डायरी बढ़ाते हुए कहता है कि इसको पढ़ लें, आपको सब कुछ खुद समझ आ जाएगा कि आपको किसका साथ देना है। मास्टर जैसे ही उस डायरी को पढ़ते हैं तो फुयुन भी बताने लगता है कि वैंग करप्शन कर रहा था और आपके पैसे को वो खुद खा रहा था और आप में से किसी को पता ही नहीं था। मैंने तो आपकी हेल्प की है और आप मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि इसको तो हम खुद इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शाओ युई के साथ क्या रिलेशन है, तुम उसके साथ इतना ज्यादा क्यों चिपकते हो। हम जानते हैं वहाँ पर भी तुम वैंग को मारने इसीलिए गए थे क्योंकि वो शाओ युई के पास गया था। इस पर फुयुन कहता है कि आप भी जानते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम मुश्किल में आ सकते थे, आपको अकल क्यों नहीं है। मास्टर वहाँ से अपने स्टडी रूम में जा चुके थे जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये वैंग हमेशा से ही लालची था, इसने मुझे धोखा दे दिया। इतने में शन भी उनके पास आते हुए कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई शाओ युई को किसी और के बेड पर भेजने की। और मास्टर बोलते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। जब शन कहता है कि नहीं, ये सब आपने अपने लिए किया क्योंकि आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ शाओ युई चाहिए। और उसके बाद हम फुयुन को देखते हैं जो कि शाओ युई के पास जाते हुए उसे अपना सारा प्लान समझाता है। कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगी, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो तुम मुझे अभी शूट कर सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और काफी देर सोचने के बाद शाओ युई उसके पास चाय लेकर आती है और उसको चाय देते हुए कहती है कि मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तभी फुयुन उसे लेकर मार्केट की तरफ जाते हुए कहता है कि ये गन पकड़ो और शन को शूट करो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। शाओ युई ट्राई करती है लेकिन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी मासूम इंसान को नहीं मार सकती हूँ। रात में फुयुन और शाओ युई साथ ही थे जब वो दोनों ही पास्ट को याद करते हैं, जब फुयुन की मदर उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल थी। तभी शाओ युई उसे अपने साथ ले आती है लेकिन शाओ युई की मदर कहती हैं कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बुरी है शाओ युई, मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं। और वो भी फुयुन को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। फुयुन जब शाओ युई की मदर की सारी बातों को सुनता है तो चुपचाप वहाँ से चला गया था। शाओ युई अपनी मदर को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब उसकी मदर नहीं मानती हैं तो वो भी फुयुन के पीछे जाते हुए कहती है मदर तो नहीं मानेगी, तुम मेरे साथ आओ। और वो फुयुन को लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाती है जहाँ पर वो फुयुन से कहती है कि मदर को बुरा मत समझना, उनका अटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन वो अकेली हैं और वो कहती हैं कि वो सिर्फ मुझे ही पाल सकती हैं, तुम समझो इस बात को। इस पर फुयुन हाँ में सर हिला देता है और शाओ युई कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकेगा, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें भूखा भी नहीं रहने दूंगी, ये लो मैं खाना भी लेकर आई हूँ। कुछ टाइम बाद कुछ लुटेरे शाओ युई की मदर को लूटने के लिए आते हैं जब फुयुन ने उनको वहाँ से मारकर भगा दिया था, जबकि वो एक छोटा सा बच्चा था। तभी शाओ युई की मदर उसे अपने साथ ले जाती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो फुयुन के पास पैसे देखती हैं तो पूछती हैं कि तुम्हारे पास ये कैसे आए, और जैसे ही उन्हें पता चलता है तो वो फुयुन को मारती हैं और कहती हैं अगर तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो कभी भी गलत काम करके पैसे नहीं कमाओगे, मुझसे वादा करो। और फुयुन ने उनसे वादा कर लिया था। इन सारी मेमोरीज को याद करने के बाद शाओ युई और फुयुन एक प्लान बनाते हैं और शाओ युई अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुँचती है तो वहाँ पर शन आकर उसे रोकते हुए कहता है कि मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली तुम्हारे साथ कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। शाओ युई वापस आ चुकी थी और फिर वो शन से कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम मेरे लिए सीरियस हो, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं। और शन बोलता है कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सारे सच भी बता दूंगा। उसकी बात सुनते हुए वो स्माइल करने लगी थी। शाओ युई को सब कुछ बताने के बाद शन वहाँ से जा चुका था और फिर फुयुन के पास जाते हुए कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, कि आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी लड़की को प्रपोज कैसे करेंगे। और फुयुन कहता है कि तुम किसी भी लड़की को तभी प्रपोज कर सकते हो जब तुम उसके बारे में जानते हो और जानते हो कि उसे क्या पसंद है।
और ये कहकर फुयुन तो वहाँ से चला गया था और शन सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या पसंद होगा। कुछ ही देर में शाओयुई फुयुन के पास आते हुए कहती है कि मुझे कुछ पता चला है, मुझे एंसेस्टर हॉल के बारे में पता चला है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमें बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे फुयुन। लेकिन फुयुन तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो शन के साथ थी। फुयुन वहाँ से फेंग के पास चला गया था और फेंग कहती है कि शुक्र है तुम्हें मेरी भी याद आई और मुझे लगा था कि तुम शाओयुई को ही पसंद करने लगे हो। इस पर फुयुन कहता है कि मैंने उसको बचाया क्योंकि तुम्हारा भाई उसको पसंद करता है, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा सैड होता। लेकिन शाओयुई ने उनकी बातें सुन ली थी और अब शाओयुई सैड हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फुयुन को देखते हैं जो कि एंसेस्टर हॉल चला गया था अपने हुलिये को बदलते हुए, लेकिन उसके ऊपर अटैक हुआ था और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स आकर उसको पकड़ते, वहाँ पर शाओयुई फुली कवर्ड होते हुए आती है और बाइक पर बिठाकर उसको वहाँ से ले जा चुकी थी। और जैसे ही वो उसको एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाती है तो फुयुन बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, उस दिन तुम थी जो कि अटैक करने के लिए आई थी। और शाओयुई कहती है कि तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब है जो अकेले यहाँ पर आ गए। हमने क्या प्लान बनाया था कि कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाएंगी और अगर वो जगह डेंजरस होगी तो बिल्कुल भी नहीं। शाओयुई वहाँ से शन मेंशन वापस आ चुकी थी और एक बेंच पर बैठकर वो पास्ट की मेमोरीज को ही याद कर रही थी जब उसके पास शन आ जाता है और उसको लेकर एक जगह पर जा चुका था जहाँ पर उसने बहुत सारे फ्लावर्स और शाओयुई की पिक्चर को अरेंज किया था और फिर वो शाओयुई को प्रपोज कर देता है। लेकिन शाओयुई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बनकर ही रहना चाहती हूँ। तभी शन कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे बारे में सोचो। शाओयुई के हाँ बोलने पर शन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसे हग करता है, जिसके बाद वो एक प्लान बनाता है और पूरे रेस्टोरेंट को ही बुक करवा दिया था और शाओयुई को लेकर वहाँ पर जाता है। और उसके बाद फुयुन और फेंग को भी उसने इनवाइट कर दिया था। फेंग आते हुए कहती है कि आखिर तुमने पूरे रेस्टोरेंट को क्यों बुक किया? तो तभी शन कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी पसंद मिल गई है, मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, ये सब फुयुन की वजह से हुआ है, उसने मुझे इतना अच्छा आइडिया जो दिया था। कुछ ही देर में वेटर्स भी वहाँ पर खाना लेकर आ जाते हैं और वो टेबल पर सर्व करते हैं। तभी शाओयुई को जेलस फील करवाने के लिए फुयुन फेंग को खाना खिलाता है तो शाओयुई भी शन को खाना खिलाती है। लेकिन फुयुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और फिर वो शाओयुई के पीछे रूम में जाते हुए कहता है कि ये क्या हरकत थी शाओयुई, तुमने शन को प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा, तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। तभी शाओयुई कहती है कि तुमने भी तो अपने प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर मैंने भी तोड़ दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। अब फुयुन को देखते हुए शाओयुई कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना अगर फेंग ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन फुयुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जिसके गुस्से की परवाह ना करते हुए शाओयुई वहाँ से वापस डाइनिंग हॉल में चली गई थी और फिर शन को लेकर वो घूमने के लिए चली जाती है। और फुयुन तो उन दोनों को देखते हुए बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश ही किए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम फुयुन को स्टडी रूम में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ चीजों को देख रहा था और तभी फेंग वहाँ पर आती है, जिसको देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तभी फेंग कहती है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो फुयुन उसे वहाँ से भेजते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी फैमिली को पता लगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। फेंग को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। और दूसरी तरफ हम शाओयुई और शन को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट में घूम रहे थे। शन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद शाओयुई जैसे ही शन मेंशन वापस आती है तो उसे फेंग ने बुला लिया था और फेंग उसे चाय पीने के लिए देती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन शाओयुई ने उस चाय को नहीं पिया था और तभी फेंग हंसते हुए कहती है कि तुम्हें डर है कि मैंने इसमें जहर मिलाया होगा, इसमें तो एंटीडोट था पागल। और तभी शाओयुई को बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगे थे और जल्दी से वो कप उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार शाओयुई को ऐसा उसने नहीं करने दिया था और हम देखते हैं कि शाओयुई बेहोश हो चुकी थी। उसके बेहोश होते ही फेंग हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, फिर देखती हूँ कि तुम्हें कौन चाहता है। और रात में हम देखते हैं कि असिस्टेंट मास्टर को लेकर उनके रूम में जाते हुए कहता है कि मैडम ने आपके लिए गिफ्ट तैयार करवाया है। मास्टर जैसे ही रूम में इंटर करते हैं तो वो अपने सामने शाओयुई को देखते हैं जो कि बेड पर बेहोश पड़ी थी। मास्टर उसके करीब जाते हैं लेकिन तब तक फुयुन वहाँ पर आ चुका था जो कि मास्टर को बेहोश कर देता है और अपनी गन निकालकर उसको मारने ही वाला था। लेकिन शाओयुई उसे रोकते हुए कहती है कि इसे अभी मत मारो, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो हमारी सारी एफर्ट्स जाया हो जाएंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तभी फुयुन उसे नहीं मारता और शाओयुई को लेकर वो रूम में जा चुका था और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि इसको संभालो और असिस्टेंट मास्टर को देखने के लिए चला गया था।
रूम में जाते ही शाओयुई कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी फुयुन कहता है कि मैंने तुम पर नजर रखवाई है, तो अगर तुम कभी भी मुश्किल में होगी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ ही देर में फुयुन के गोद में सरकते हुए शाओयुई सो चुकी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मास्टर को होश आता है और उनके साथ लेटी फेंग को भी। और फेंग जैसा ही ये सब देखती है तो वो तो पागल ही हो चुकी थी और चीखते हुए अपने रूम से भाग जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट मास्टर के पास आया था और मास्टर कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी असिस्टेंट कहता है कि मास्टर मेरे पास एक प्लान है, मुझे पूरा यकीन है कि फुयुन ही उसे बचाने के लिए आया था क्योंकि यहाँ पर शाओयुई थी। फुयुन शाओयुई को बचाने के लिए हमेशा आता है, तो अगर फिर से शाओयुई मुश्किल में होगी तो वो फिर से उसको बचाने के लिए आएगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और असिस्टेंट की बात सुनते हुए मास्टर सोच में पड़ गए थे और फिर अपने प्लान पर अमल करते हुए उन्होंने शाओयुई को किडनैप कर लिया था और उसे आइस हाउस में छोड़ देते हैं। शाओयुई की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि आइस हाउस में हद से ज्यादा सर्दी थी। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर फुयुन भी उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन खुद भी वो वहाँ पर फंस चुका था। तभी असिस्टेंट मास्टर के पास जाते हुए कहता है कि उन्हें आइस हाउस में फंसे हुए काफी वक्त गुजर चुका है, अब तक तो वो दोनों मर चुके होंगे। इतना देर तो टाइगर को रखा जाए तो वो भी अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। और मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैंने इतनी प्यारी लड़की को मार दिया। जबकि दूसरी तरफ हम फुयुन को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुका था और तभी शाओयुई उसे होश में लाने की कोशिश करती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फुयुन को उसकी मदर बांधकर और छोड़कर जा चुकी थी। तभी शाओयुई ने ही आकर उसको बचाया था और कुछ ही देर में फुयुन को होश भी आ जाता है। तभी वो शाओयुई को हक कर लेता है। लेकिन कुछ ही देर में मास्टर और असिस्टेंट वहां पर अपनी गन्स लेकर आ चुके थे अपने गार्ड्स के साथ। और तभी असिस्टेंट कहता है कि इस दरवाजे को खोलो, आज हम यहाँ पर जो कोई भी है उसको मार देंगे और सबको पता चल जाएगा कि मास्टर के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। कुछ ही देर में गार्ड्स दरवाजा खोल देते हैं और सभी अपने गन सामने की तरफ पॉइंट कर देते हैं और हम देखते हैं कि एक पर्सन शाओयुई को गोद में उठाकर उनकी तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उनके सामने आता है तो मास्टर और असिस्टेंट शॉक रह गए थे क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शेन था। शेन शाओयुई को लेकर रूम में जाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। और तभी शाओयुई कहती है कि इसमें तुम्हारा क्या कसूर, तुमने तो कुछ भी नहीं किया बल्कि मुझे आकर बचाया है। और फिर शाओयुई कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बहुत दफा ह्यूमिलेट किया है, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन उनके हाथों से ह्यूमिलेट होना बिल्कुल भी नहीं। और शेन कहता है कि मैं अभी अपने फादर से बात करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। शाओयुई उस फ्लैशबैक को याद करती है जब उन्होंने उस आवाज को सुन लिया था कि मास्टर और असिस्टेंट वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन फुयुन के असिस्टेंट ने वक्त रहते ही वहां पर शेन को भेज दिया था ताकि जाकर वो शाओयुई को बचा सके और फुयुन भी बच सके। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि अपने फादर के सामने जाते हुए उनसे फाइट करते हुए कहता है कि आप शाओयुई को तंग करना बंद नहीं करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरी होने वाली वाइफ है। और फिर बाहर जाते हुए सर्वेंट्स के सामने अनाउंस करता है कि 1 मंथ बाद मैं शादी करने वाला हूँ शाओयुई से और अगर किसी ने उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर शेन तो वहाँ से चला गया था लेकिन मास्टर को ब्लड वॉमिट होती है। अब वहाँ से शेन शाओयुई के पास उसके रूम में जाते हुए उसको बताता है कि 1 मंथ के अंदर वो शाओयुई से शादी कर लेगा और शाओयुई से वो काफी सारी बातें करता है। और ये सारी बातें फुयुन को बताने के लिए वो फुयुन से स्ट्रीट में मिलती है जहाँ पर वो फुयुन को सारी बात बताती है। तो फुयुन कहता है कि उससे ब्रेकअप कर लो। इस पर शाओयुई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती वरना हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम नहीं चाहते हो कि मैं किसी खतरे में आऊँ, लेकिन तुम समझो बात को। और फिर वो फुयुन को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है, उसके साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करती है। और फिर वो एक लेक पर जाते हैं जहाँ पर उन दोनों ने बहुत सारी विशेस मांगी थी। काफी सारा टाइम साथ स्पेंड करने के बाद वो घर चले गए थे जहाँ पर फेंग फुयुन के पास आते हुए कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और उसके सामने एक पिक्चर फेंकती है जो कि शाओयुई और फुयुन की थी जब वो लेक के पास बैठे हुए थे। और तभी फेंग कहती है कि जब मैंने ये देखी मैं भी शॉक रह गई थी और मुझे लगता है कि फादर को ये पता होना चाहिए। मुझे बताओ कि शाओयुई तुम्हारी सिस्टर है या फिर तुम्हारी लवर। फुयुन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है जब फेंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, वरना मेरे पास बहुत सी फोटोज हैं और सारी फादर के पास चली जाएंगी। इतने में हम शाओयुई को देखते हैं जो कि अपनी और फुयुन की पेंटिंग बनाकर उसे दिखाने के लिए आ रही थी, लेकिन उसको फेंग के साथ देखते हुए वो सैड होते हुए कहती है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, वो तो फेंग से लव करता है।
जबकि हम फुयुन को देखते हैं जो कि फेंग को कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी पिक्चर्स मेरे पास भी हैं और अगर तुमने मुझे किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की तो कल के न्यूज़पेपर में ये सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। ये कहकर फुयुन वहां से चला गया था, जिसके बाद फेंग उस फ्लैशबैक को याद करती है जब वो मुश्किल में थी और उसे किसी ने किडनैप किया था और तभी फुयुन ने आकर उसकी जान बचाई थी और तभी से फेंग उसकी दीवानी हो चुकी थी। दूसरी तरफ शाओ युई अपने रूम में वापस जाती है और शेन को बुलाती है और उसे अपनी पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि ये ड्राइंग और पेंटिंग मैंने तुम्हारे लिए की है, तुम्हें कैसी लगी? इस पर शेन कहता है इसका मतलब है तुम भी सच में मुझसे शादी करना चाहती हो और इस पर शाओ युई हाँ में सर हिला देती है। शेन के आने के बाद फुयुन उसे मिलने के लिए बुलाता है और रूम का दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि ये क्या हरकत है? इस पर शाओ युई कहती है क्यों, अगर मैंने शेन को हाँ कर दी तो तुम जेलस हो रहे हो, जबकि खुद तो तुम दूसरों के साथ एंजॉय कर रहे थे। मैं शेन से शादी करूंगी और मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर वो फुयुन को वहां से जाने का बोलती है जब फुयुन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। असिस्टेंट फुयुन को उसके रूम में छोड़ जाता है, लेकिन ये बात फेंग को पता चल चुकी थी और वो फुयुन के रूम में जाती है, लेकिन फुयुन ने उसे धक्के देकर रूम से निकाल दिया था और तभी शाओ युई भी फुयुन के रूम में जाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ युई अपने रूम में जा चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए सोचने लगती है कि ये मैंने क्या किया। और दूसरी तरफ फुयुन भी शाओ युई की मदर की ग्रेव पर जाते हुए कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि शाओ युई को लेकर ज्वेलरी शॉप पर जा चुका था और वहां पर जाते हुए वो कहता है कि हमें कोई रिंग दिखाओ। शॉपकीपर उन्हें रिंग दिखाता है, लेकिन शेन गुस्से में बोलता है कि ये भी कोई रिंग है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी रिंग दिखाओ। और फिर शाओ युई से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी चीजें डिजर्व करती हो जो कि मैं तुम्हें लेकर दूंगा। शॉपकीपर रिंग शाओ युई को दे देता है, लेकिन इतने में वहां पर फेंग आ चुकी थी जो कि शाओ युई के हाथ से वो रिंग छीनते हुए कहती है कि हाँ ये काफी प्यारी है और ये मैं रख रही हूँ। जिस पर शेन गुस्से से खड़े होते हुए बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है, आप इसको वापस करें। लेकिन फेंग पैसे देते हुए कहती है कि ये रिंग तो मेरी हो गई क्योंकि मैं फुयुन से शादी करने वाली हूँ। और फिर वो फ्लैशबैक को याद करती है जब फुयुन उसके पास आया था और उसने कहा था कि वो एंगेजमेंट करना चाहता है उससे। और फेंग ये भी बताती है कि फादर भी इस शादी पर राजी हो चुके हैं और जिस दिन तुम दोनों की शादी होगी उसी दिन हम दोनों की भी शादी होगी। लेकिन ये बात सुनते हुए शाओ युई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। शाओ युई वहाँ से अपना वेडिंग ड्रेस देखने के लिए चली जाती है। जब चेंज कर बाहर आती है तो उसके सामने फुयुन खड़ा हुआ था जो कि उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती हो। लेकिन जब फेंग को पता चलता है कि फुयुन उसी रूम में गया है तो वो भागते हुए वहां पर जाती है, लेकिन उस रूम में सिर्फ शाओ युई ही मौजूद थी। तभी शेन कहता है कि हर वक्त तुम क्या सोचती रहती हो, तो फेंग उसे धक्के देकर रूम से निकालते हुए कहती है कि मुझे भी वेडिंग ड्रेस पसंद करना है, तुम यहाँ से जाओ। शेन के वहां से जाते ही फेंग और शाओ युई के बीच में फाइट होने लगी थी जब फेंग कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ पर फुयुन था और शाओ युई बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही और वो दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगी थी। कुछ देर में वहाँ पर शेन और फुयुन भी आ चुके थे और फुयुन आते ही फेंग का साथ देते हुए कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है और ये देखकर शाओ युई को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और नेक्स्ट सीन में हम फेंग, शेन, शाओ युई और फुयुन को मेंशन में देखते हैं जहाँ पर शेन शाओ युई की पिक्चर्स बना रहा था। कुछ ही देर में फुयुन वहाँ पर आता है तो फेंग उससे अपनी और शाओ युई की पिक्चर बनाने को बोलता है। फुयुन को ये बात माननी पड़ी थी, लेकिन जानबूझकर वो उस कैमरे को तोड़ देता है, जिस पर शेन कहता है कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आपको पता है इसमें मेरी और शाओ युई की कितनी ज्यादा मेमोरीज थी। लेकिन फेंग तो अभी भी शाओ युई से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सर्वेंट को अपना प्लान बताती है, जिसके बाद उसने शाओ युई को किडनैप करवा दिया था। शाओ युई गाड़ी में थी जब उसको होश आता है और जैसे ही सामने बैठे दोनों आदमियों की वो बातें सुनती है तो चलती गाड़ी से उसने छलांग लगा दी थी। वो आदमी उसे कूदता देखकर गाड़ी रोकते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ शेन को ड्राइवर आकर बताता है कि वो तो बेहोश हो गया था, शायद उस पर किसी ने अटैक किया था और वो शाओ युई के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ये बात सुनते हुए तो शेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और दूसरी तरफ फुयुन का असिस्टेंट उसे जाकर सारी बात बताता है कि शाओ युई किडनैप हो चुकी है। और ये बात सुनते हुए फुयुन भी शाओ युई को ढूंढने के लिए चला गया था।
शाओ जंगल में भागते हुए रास्ते में पत्थर उठाते हुए एक दरख्त पर कुछ लिखती है और दोबारा से भागने लगी थी। और फूजन जब वहाँ पर आता है तो वो उसका लिखा हुआ पढ़कर उसी रास्ते पर जाने लगा था और अपनी गन को भी निकाल लेता है। शाओ कुछ आगे ही जाती है, लेकिन कुछ ही देर में सब लोगों ने उसको घेर लिया था। लेकिन तब तक वहाँ पर फूजन भी आ जाता है, जो आकर शाओ को बचा लेता है और सभी लोगों को शूट करते हुए शाओ को वहाँ से ले गया था। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा थे, इसीलिए फूजन इंजर्ड हो जाता है। फूजन शाओ को लेकर एक केव में आता है, जहाँ पर शाओ आग जलाकर उसके गोली को निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी वो दोनों हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। और उसके बाद शाओ फूजन से कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? और फूजन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है कि उस रात तुम ही मेरे साथ थी और मैंने तुमसे ही सारी बातें की थी। तो शाओ ये बात सुनकर खुश होते हुए कहती है कि इसका मतलब है वो सारी बातें मेरे लिए थी। वो रात वही केव में ही स्पेंड करते हैं और अगली मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो केव से बाहर आ चुके थे, जब शेन भी अपने गार्ड्स को लेते हुए वहाँ पर पहुँच गया था। और शाओ को देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम ठीक तो हो ना? इस पर शाओ कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तभी शेन बोलता है कि फूजन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तो शाओ बताती है कि इसी ने तो कल मुझे बचाया था। ये बात सुनते हुए शेन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको कैसे पता कि तुम यहाँ पर हो? लेकिन फूजन बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। तो शेन कहता है कि तुम्हें इसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने फियांसे का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। शेन शाओ को लेकर मेंशन में वापस चला गया था। जब रूम में जाते हुए वो उसकी चोट को देखते हुए कहता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। और दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं, जिसके पास उसकी सर्वेंट आते हुए बताती है कि शाओ जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। मास्टर उसे मेंशन में वापस नहीं आए हैं। और ये बात सुनते हुए फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इतने में वहाँ पर फूजन आता है, जिसको देखते हुए फेंग हंसते हुए खड़ी हुई थी। लेकिन तभी फूजन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और उसे किडनैपर को फेंग के सामने लाकर फेंकता है। और उसे देखते हुए फेंग बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो किडनैपर रोते हुए कहता है मैडम मुझे बचा लें। फूजन वहाँ से उस आदमी को लेकर चला गया था। और नेक्स्ट सीन में हम सर्वेंट को देखते हैं, जो कि मास्टर के पास भागती हुई आती है और मास्टर को बताती है कि फेंग मिसिंग है, लेकिन कहाँ पर गई किसी को नहीं पता। सब फेंग को ढूंढने के लिए जंगल में जा चुके थे, जहाँ पर शाओ को एक जगह पर क्लिप दिखता है और वो शेन को दिखाती है। और शेन बोलता है कि ये तो मेरी सिस्टर का क्लिप है, तुम्हें कहाँ से मिला? और कुछ ही देर में उस जगह को खोदने पर उन्हें फेंग मिल चुकी थी। फेंग को जैसे ही होश आता है तो वो शाओ से कहती है कि ये तुमने किया था। इस पर शाओ अभी चुप ही थी जब मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी फेंग, शाओ ने तो तुम्हें ढूंढा है, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है हम उसको ढूंढ लेंगे, अभी तुम यहाँ से चलो। और फेंग गुस्से से वहाँ से चली गई थी। शाओ जैसे ही मेंशन वापस जाती है तो फूजन उसके पीछे रूम में आते हुए बोलता है कि तुमने आज बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। इस पर शाओ कहती है कि फेंग ने मुझे बहुत दफा तंग किया है, अब मेरी बस हो गई थी, उसको सबक सिखाना बनता था। लेकिन इतने में उन्हें शेन की आवाज सुनाई देती है, तो उसकी आवाज सुनते हुए फूजन जल्दी से छुप चुका था। और शेन वहाँ पर आके कहता है कि शाओ चलो मिलकर एक पेंटिंग बनाते हैं। और उसने शाओ के साथ मिलकर पेंटिंग बनाई थी और फूजन ये सब कुछ छुप कर देखता है। शेन के रूम से जाने के बाद फूजन बाहर आता है, जब शाओ कहती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको यूज नहीं करना चाहती, ये तो गलत है ना? इस पर फूजन कहता है कि कुछ भी तो गलत नहीं है, मास्टर ने तुम्हारी मदर को मार दिया, सारे गलत काम वो इंसान करता है, तो अगर बदला लेने के लिए हम इतना कर लें तो क्या ये गलत होगा? ये बात सुनते हुए शाओ ने जो शेन के साथ मिलकर पेंटिंग बनाई थी अपने हाथों से उसको खराब कर देती है, जिसके बाद उसने फूजन को हक कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर पिस्टल लेकर उनके रूम में आते हुए उन दोनों को शूट करते हुए कहते हैं कि फाइनली तुम दोनों का असली चेहरा मैंने देख लिया। लेकिन शाओ अचानक से अपनी आंखें खोलती है और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका ख्वाब था। शाओ वहाँ से उठकर जैसे ही विंडो में आती है तो सामने शेन और उसके फादर खड़े थे। जब उसके फादर कहते हैं मेरे ना होते हुए तुमने बहुत ही अच्छा बिजनेस संभाला है शेन, तो शेन हंसते हुए बोलता है कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जैसे ही विंडो की तरफ देखता है तो वहाँ पर शाओ नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ अपनी पेंटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ फेंग और फूजन एक साथ नाश्ते के टेबल के सामने खड़े थे। तभी वहाँ पर शेन आते हुए उसे केक खिलाता है और ये देखकर फूजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और फिर शाओ शेन के साथ डांस करने लगी थी, जब फेंग भी फूजन से डांस करने को बोलती है, लेकिन फूजन उसकी कोई बात नहीं सुनता। और फेंग कहती है कि तुम्हारी और शाओ की पिक्चर्स मैं फादर को दिखा दूंगी, लेकिन फूजन फिर भी वहाँ से चला गया था।
फूयुन के जाते ही शाओजुई उसके पीछे रूम में जाते हुए उससे बात करती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंग ने कुछ पिक्चर्स अपने फादर को दिखाई थी, लेकिन वो पिक्चर्स देखते हुए उसके फादर बहुत ही खुश होते हुए बोलते हैं, अरे वाह, तुम दोनों इस पिक्चर्स में बहुत प्यारे लग रहे हो। और फेंग देखती है कि वो तो उसकी और फूयुन की पिक्चर्स थी और वो हैरान रह गई थी। और फूयुन याद करता है कि उसने टाइम रहते उन पिक्चर्स को बदल दिया था। और शाओजुई एक फ्लैशबैक को याद करती है जब फूजुन का हाथ पकड़कर अपनी मदर की ग्रेव पर लेकर गई थी और अपनी मदर से कहती है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, या हम उनको मार दें या उनके हाथों खुद मर जाएं। सारी फैमिली ने मिलकर वेडिंग डेट फिक्स कर ली थी, जिसके बाद फूजुन तो गुस्से से उठकर वहाँ से चला गया था और शाओजुई भी उसके पीछे जाते हुए कहती है कि फूजुन बस कर दो, तुम्हारी हरकतों की वजह से सबको शक हो जाएगा। और फूजुन कहता है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि ये एक्टिंग है लेकिन फिर भी। लेकिन इतने में शेन की आवाज सुनते हुए फूजुन जल्दी से छुप गया था और तभी शेन आते हुए बोलता है कि यहाँ पर कस्टम है कि 3 दिन तक हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, तो इसीलिए अभी मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तभी शाओजुई कहती है कि मुझे लगता है हमें कस्टम्स को नहीं तोड़ना चाहिए, तो तुम अपने रूम में वापस चले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम फेंग को देखते हैं जो कि एक चेयर पर बैठी हुई थी और फूजुन उसके सामने खड़ा था। तभी फेंग कहती है कि मैं ये सोचती हूँ, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर उसे बचाना चाहते हो। इस पर फूजुन कहता है कि वजह चाहे जो भी हो, तुम जो चाहती हो तुम्हें तो वो मिल रहा है ना। और फेंग हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं वो हासिल करके रहूंगी। फूयुन वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया था जहाँ पर वो अपने गन की गोलियों को देखने लगा था और सारी सेटिंग भी कर लेता है। तभी असिस्टेंट उसके पास आते हुए कहता है, सर आपने जैसा बोला था सब वैसा हो चुका है। और हम कुछ ही दिनों में देखते हैं कि शादी का दिन भी आ चुका था जब वो सब रेडी थे। शाओजुई अपने रूम में रेडी होती है जब फूजुन उसके पास आता है और शाओजुई कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन फूजुन कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। फूजुन के जाने के बाद वहाँ पर फेंग आ चुकी थी और फेंग को देखते हुए शाओजुई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फेंग कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस देने के लिए आई थी कि फूजुन मेरा होने वाला है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो इस घर में रहना तुम्हारे लिए मैं जहन्नुम बना दूंगी। कुछ ही देर में दोनों कपल्स चर्च में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही शाओजुई और शेन की शादी स्टार्ट होने वाली थी तभी फूजुन शाओजुई का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ। और शेन ये देखते हुए कहता है कि फूजुन तुम पागल हो चुके हो क्या। लेकिन फूजुन तो उनमें से किसी की बात सुनने वाला नहीं था, इसीलिए अपनी गन पकड़ते हुए वो एक एक करके सबको मारने लगता है। मास्टर ये देखते हुए जल्दी से छुप गए थे और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी गोली मास्टर को मारते हुए उसने उनका भी काम तमाम कर दिया था। शाओजुई शेन के पास रोते हुए कहती है कि शेन अपनी आंखें खोलो। इतने में हम देखते हैं कि फूजुन उसके करीब आ चुका था और शाओजुई रोते हुए कहती है, ये तुमने क्या कर दिया। कुछ ही देर में उस चर्च में सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी और फूजुन बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे यहीं पर शूट कर दो। और शाओजुई ने शूट कर दिया था, लेकिन तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ शाओजुई का सिर्फ एक ड्रीम था और वो शेन से शादी कर लेती है, जिसके बाद सभी शेन मेंशन वापस आ चुके थे। रात में हम देखते हैं कि शेन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद वो रूम में आता है और शाओजुई उसे कुछ पीने के लिए देती है, जिसकी वजह से वो सो चुका था। और दूसरी तरफ फूजुन भी फेंग को कुछ ऐसा पीने के लिए देता है जिसकी वजह से वो सो चुकी थी और फूजुन रूम से निकलकर शाओजुई की मदर की ग्रेव पर जाता है और शाओजुई भी कुछ ही देर में जंगल में उस जगह पर पहुंच चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद शाओजुई बोलती है कि मदर को पता है हम क्या कर रहे हैं, वो हमें माफ कर देंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एंसेस्टर हॉल में सेरेमनी के लिए जाने के लिए रेडी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें तो हर हाल में एंसेस्टर हॉल जाना था। और शेन और फेंग को भी होश आ चुका था और वो उन दोनों को बताते हैं कि रात में तुम दोनों ने ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए तुम्हें नींद आ गई। और कुछ ही देर में रेडी होकर वो एंसेस्टर हॉल पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अनाउंसमेंट से पहले एक पर्सन आकर बताता है कि यहाँ पर आग लग गई है। सभी वहाँ से भागने लगे थे और मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर शाओजुई एंसेस्टर हॉल के अंदर एंटर कर गई थी। कुछ दिन में शाओजुई को एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है कि इतने में मास्टर वहाँ पर आ गए थे और शाओजुई से कहते हैं कि इसको फौरन से रख दो। और शाओजुई बोलती है कि आपका इस लेडी से क्या रिलेशन है, मुझे अभी बताएं वरना मैं इसको जला दूंगी। तभी मास्टर बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन शाओजुई कहती है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ। इस पर मास्टर कहने लगे थे कि मुझे बताओ तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है। और ये बात सुनते हुए शाओजुई बोलती है कि ये मेरी मदर हैं, इसीलिए मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं।
शाओजुई मास्टर की कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी जब मास्टर बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मदर को नहीं मारा, मेरे आने से पहले उनको किसी ने पॉइजन दे दिया था। मैंने उनको शूट उनके कहने पर ही किया था, मेरी मजबूरी थी, मेरी बात को समझो। मैं तो तुम्हारी मदर से लव करता था, हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया। तुम्हारी मदर के मरने के बाद तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। शाओजुई वापस आते हुए फुयुन को बताती है कि तुम्हें पता है मुझे क्या पता चला, मास्टर मेरे फादर हैं। उन्होंने बताया कि मेरी मदर को पॉइजन दिया गया था और मेरी मदर ने अपनी जान खुद ली, फादर ने उनको नहीं मारा। और दूसरी तरफ मास्टर भी शेन को ये बात बताते हैं कि उन्हें शाओजुई मिल चुकी है जिसको वो सालों से ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम शाओजुई को देखते हैं जो कि स्टडी रूम के बाहर से गुजर रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही अंदर झांक कर देखती है तो फुयुन के हाथ में वही पॉइजन था जो कि उसकी मदर को दिया गया था और इस पर वो हैरान रह गई थी। और नेक्स्ट डे हम मास्टर को देखते हैं जो कि सबको एक सेरेमनी में ये चीज अनाउंस करते हैं कि शाओजुई उनकी बेटी है जो कि सालों बाद उनको मिल चुकी है। और ये बात सुनते हुए शेन और फेंग तो शॉक ही रह गए थे। सेरेमनी के बाद हम देखते हैं कि फुयुन शाओजुई से मिलते हुए कहता है कि उनकी बातों में मत आना, वो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारी कभी भी जान ले सकते हैं। इस पर शाओजुई कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। और फिर वहाँ से जाते हुए सोचने लगी थी कि आखिर सच क्या है, जो कि मास्टर ने बोला या फिर जो तुम कह रहे हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा असल दुश्मन है कौन, तुम या फिर मास्टर। दोनों सूरतों में नुकसान तो मेरा ही हुआ है, बाकी तो किसी का कुछ भी नहीं किया। अब फेंग मास्टर के पास आते हुए कहती है कि फादर ये क्या मजाक है, मुझे वो लड़की अपने सिस्टर के तौर पर नहीं चाहिए। लेकिन मास्टर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, वो तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। फेंग वहाँ से शाओजुई के पास जाते हुए उस पर गुस्सा करने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है तो शाओजुई ने उसका हाथ पकड़ लिया था। और शाओजुई कहती है कि दोबारा मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। शाओजुई वहाँ से जैसे ही अपने रूम में जाती है तो शेन उसके सामने आ गया था और गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी सिस्टर कैसे हो सकती हो, मैं तो तुमसे लव करता हूँ ना, ये सब तुम्हारा प्लान था। तुम फुयुन को लाइक करती हो, हमेशा मुझे उसके साथ कम्पीट किया, मैंने ही तो तुम्हारी पिक्चर्स ली थी और लाकर फेंग को दी थी। और हम देखते हैं कि फुयुन और शाओजुई के ऊपर नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि शेन था। शाओजुई शेन पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर हो और ये बात याद रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम उसे फुयुन के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं जब वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और एक ड्रिंक पीने के बाद शाओजुई बेहोश हो चुकी थी। फुयुन उसे रूम में लेकर आता है और उसके बाद वो खुद अपने स्टडी रूम में चला गया था, लेकिन फुयुन के रूम से जाते ही शाओजुई ने अपनी आंखें खोल ली थी, यानी कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। और फुयुन अपने असिस्टेंट को एक बोतल पकड़ाते हुए कहता है कि इसको कहीं भी जाया कर दो, लेकिन ये शाओजुई के हाथ नहीं लगनी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, मैं अपनी एफर्ट्स को जाया नहीं करना चाहता। असिस्टेंट वहाँ से चला गया था और हम देखते हैं कि शाओजुई उसका पीछा कर रही थी। असिस्टेंट ने उस बोतल को वहाँ पर फेंक दिया था, लेकिन शाओजुई उस बोतल को उठाते हुए एक पर्सन के पास जाते हुए इसके बारे में पूछती है। तभी वो पर्सन बताता है कि ये एक ड्रग है जो कि किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए लिया जाता है, लेकिन अगर इसे अनकंट्रोलेबल अमाउंट में लिया जाए तो ये आपकी बॉडी को खत्म भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओजुई को देखते हैं जो कि सही तेज बर्फबारी में अपनी मदर की ग्रेव के सामने बैठी हुई थी और अपनी मदर से कहती है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि ये दुनिया धोखेबाज और झूठे लोगों से भरी हुई है। मैं तो अब इस बात पर हैरान हूँ कि मैं किस पर यकीन करूँ। इतने में वहाँ पर फुयुन आ जाता है जो कि शाओजुई को अपने साथ रूम में ले गया था और कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक गई होगी, तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें अचानक से पता चला है कि तुम शेन फैमिली की बेटी हो, तो ये तुम्हारे लिए अडेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, यहाँ पर सब कुछ मैं देख लूंगा, ये सारा बदला मुझ पर छोड़ दो। तभी शाओजुई उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम हर उस इंसान से बदला लोगे जो कि मेरी माँ का कातिल है, क्योंकि वो मेरे पास है लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रही, वो कोई भी हुआ तुम उसको मार दोगे। तभी फुयुन कहता है कि हाँ मैं उसको मार दूंगा। तभी शाओजुई वहाँ से निकलते हुए अपने फादर के पास आती है और उसके फादर कहते हैं कि जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें हर वो चीज देना चाहता हूँ जो कि तुम डिजर्व करती हो। और शाओजुई उनको रोकते हुए कहती है कि मैं आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और फुयुन के बारे में भी। नेक्स्ट सीन में हम फुयुन को देखते हैं जो कि शाओजुई को ढूंढते हुए पूरे घर में घूम रहा था, लेकिन तभी शाओजुई पूरी लाइट्स को ऑन करते हुए उसके सामने आते हुए कहती है सरप्राइज। और फुयुन कहता है तो मेरे लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रही थी, जिसके बाद वो दोनों एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर बाहर चले गए थे। और शाओजुई कहती है कि मैं सोच रही हूँ काश ये लम्हा यहीं पर थम जाए, सब कुछ बिल्कुल रुक जाए और मैं इसी लम्हे में कैद हो जाऊं।
वो दोनों एक जगह पर बैठ चुके थे जहाँ पर फूजुन के कंधे पर सर रखते हुए शाओ युई सो चुकी थी। तभी फूजुन कहता है कि काश ये बदला ना होता तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान होता। अगली सुबह हम देखते हैं कि शाओ युई और फूजुन गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। जब फूजुन गाड़ी से उतरकर कुछ लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आया था तो वहाँ पर शाओ युई मौजूद नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ एक लेटर था जिसको पढ़ते हुए फूजुन उस जगह पर पहुँच गया था और वो देखता है कि शाओ युई के फादर ने उसको किडनैप कर लिया था। वो फूजुन से कहते हैं कि मैं इस लड़की को मार दूंगा क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों एक साथ मिलकर एक्टिंग कर रहे थे और हमें धोखा दे रहे थे। तुम दोनों सिबलिंग्स हो। इस पर फूजुन कहता है कि मैं तुम्हें वो बैच देता हूँ जो कि मैंने चुराया था, लेकिन इसको छोड़ दो। फूजुन उस बैच को फेंकता है जो कि मिस्टर शेन पकड़ने लगे थे। फूजुन भागते हुए जाकर शाओ युई के हाथ खोल देता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं तो उसने फूजुन के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर दिया था और मास्टर शाओ युई के पास आकर हंसने लगे थे और शाओ युई भी एक इवल स्माइल देती है। और नेक्स्ट सीन में हम फूजुन को देखते हैं जिसको बांधा गया था और बुरी तरह से उसको इंजर्ड भी किया गया था। और तभी शाओ युई उसके सामने आते हुए बोलती है कि बताओ क्यों मारा तुमने मेरी मदर को। और फूजुन बोलता है, ओह तो तुम्हें ये सच पता चल गया। मुझे बताओ मैं और क्या करता। मैं स्मगलिंग करके ही तो पैसे कमा रहा था, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को रास नहीं आई। वो मेरे रास्ते में आ रही थी। किसने कहा था उसे कि वो मेरे रास्ते में आए। इस पर शाओ युई कहती है कि तुम एक ऑर्फन थे, मेरी माँ ने तुम्हें जगह दी, तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हें अपना बेटा बनाया और तुमने सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ की जान ले ली। इस पर फूजुन कहता है कि मैं उनको मारना नहीं चाहता था, लेकिन तब तक मास्टर वहाँ पर आ गए और मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारी मदर को मार दिया और सारा इल्जाम तुम्हारे बाप पर आ गया और देखो इतने सालों तक तुम अपने बाप से नफरत करती रही। अब शाओ युई हंसने लगी थी और कहती है कि तुम्हारा सारा बिजनेस अब शेन फैमिली के पास आ चुका है। और ये बात सुनते हुए फूजुन पागल होते हुए कहता है, इसका मतलब है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट किया ताकि मेरा सारा ध्यान बिजनेस से हट जाए और तुम्हारे बाप ने सारा बिजनेस हासिल कर लिया। तुम भी एक धोखेबाज निकली जिसने मिलकर मुझे धोखा दे दिया। और हम देखते हैं कि मास्टर ये सारी बातें खड़े सुन रहे थे। शाओ युई वहाँ से शेन मेंशन में आ जाती है। तभी मास्टर उसके पास उससे मिलने के लिए आए थे और उसे सूप देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है फूजुन तुम्हारे साथ रहा है तो तुम्हारे दिल में हमदर्दी आ जाएगी। लेकिन शाओ युई कहती है कि मैं अपने मदर के कातिल को कभी नहीं भूलूंगी, मैं उसको सजा दूंगी, वो भी आज रात। कुछ ही देर में वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बताता है कि फूजुन भाग चुका है। और ये बात सुनते हुए शाओ युई और मास्टर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से फूजुन सच में भाग चुका था। शाओ युई जैसे ही अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि फूजुन उसके रूम में मौजूद था जो कि उसे किडनैप करके ले जाता है। और असिस्टेंट जैसे ही मास्टर को जाकर ये बात बताता है तो मास्टर हंसने लगे थे और कहते हैं कि शाओ युई को उसके मदर के कातिल के बारे में पता चल गया, मुझे वो सारा बिजनेस मिल गया जो कि मुझे चाहिए था, नुकसान किसका हुआ, अब वो जिए या मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात सुनते हुए असिस्टेंट भी हंसने लगा था। दूसरी तरफ हम फूजुन को देखते हैं जिसने चाकू से शाओ युई की बॉडी पर कुछ लिखा था और कहता है कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया था। जिसके बाद वो कुछ देर के लिए रूम से चला गया था और दोबारा से वो शाओ युई के पास आता है तो शाओ युई उसके सामने गन कर देती है। गन उस पर पॉइंट करने के बाद वो उस पर निशाना बांधने ही वाली थी और गन चलाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि प्लीज शूट मत कीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब बोल रहे हैं ताकि आप इनको मार दें और मैं आप दोनों को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। असिस्टेंट वहाँ से चला गया था और शाओ युई स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जिस दिन मुझे ये पता चला था कि मास्टर मेरे फादर है, मुझे एक और सच भी पता चला था कि वो स्मगलिंग के बादशाह हैं और 3 दिन बाद वो बहुत ही बड़ी स्मगलिंग करने वाले थे जिसके बाद हमेशा के लिए वो स्मगलिंग को छोड़ देते और हमें उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। ये हमारे पास लास्ट चांस है, हमें कुछ करना होगा फूजुन। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर शेन को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंच चुके थे और फूजुन से कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। उन्होंने शाओ युई को आजाद करवा लिया था और वो फूजुन को पकड़ लेते हैं जिसके बाद वो उसे जंगल में ले गए थे और शाओ युई से कहते हैं कि इसको मार दो, इसने तुम्हारी मदर को मारा था, आज अपना बदला ले लो। और हम देखते हैं कि कुछ सोचने के बाद शाओ युई ने उसे शूट कर दिया था और उसे शूट करने के बाद वो पास्ट की सारी मेमोरीज को याद करती है, बचपन से लेकर अब तक हर बात। वहाँ से जैसे ही वो शेन मेंशन वापस गई थी तो फेंग उसके पास भागते हुए आती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम फूजुन को कैसे मार सकती हो, मुझे फूजुन वापस ला कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात सुनते हुए शाओ युई बेहोश हो चुकी थी तो उसे रूम में ले जाया जाता है। उसके होश में आने पर मास्टर उससे बोलते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा सैड होगी, लेकिन कुछ ही देर में सारा बिजनेस मैं तुम्हें हैंड ओवर करने वाला हूँ। तभी शाओ युई कहती है कि मुझे बिजनेस नहीं चाहिए फादर, मैं सिर्फ आपकी बात सुनूंगी।
शाओ जुई अपने फादर के साथ उन सब लोगों से मिलने के लिए जाती है जो कि इस बिजनेस में शामिल थे, लेकिन उन सब से मिलते ही वो गन निकालते हुए उनकी तरफ पॉइंट कर देती है। जब मास्टर कहते हैं तुम पागल हो गई हो शाओ जुई, तभी उन सब के सामने फुयून आ चुका था जो कहता है कैसा लगा हमारा प्लान? तुम्हें क्या लगा कि लोगों को सिर्फ तुम ही धोखा दे सकते हो, हम तुम्हें धोखा नहीं दे सकते? जिसके बाद वो दोनों एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जब शाओ जुई ने एक प्लान बनाया था और जैसे ही फुयून को गोली लगती है और उसको दफनाया जाता है तो सबके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर असिस्टेंट आ चुका था जिसने आकर फुयून को वहाँ से निकाल लिया था और उसको ट्रीट करवाता है। तभी मास्टर कहते हैं शाओ जुई इसकी बातों में मत आओ, इसने तुम्हारी मदर को मारा था। और शाओ जुई कहती है इसने मारा था? क्या आप नहीं जानते कि मेरी मदर को किसने मारा था? और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फुयून उस मेडिसिन को लेकर आया था ताकि वो शाओ जुई की मदर को ट्रीट कर सके, लेकिन अचानक से उनको एलर्जी होने लगी थी। तभी फुयून कहता है कि आपको इससे एलर्जी क्यों हो रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। वो उठकर वहाँ से जाने ही वाला था कि इतने में मास्टर वहाँ पर आ चुके थे जो कि आकर सबसे पहले फुयून के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन शाओ जुई की मदर उसे ऐसा नहीं करने देती और अपना सर जमीन पर लगने की वजह से फुयून बेहोश हो चुका था। जिसके बाद शाओ जुई की मदर उसको बचाने के लिए उस गोली को अपने ऊपर ले लेती है और ये सारी चीजें शाओ जुई ने अपनी आंखों से देखी थी। अपने फादर को अपने हाथों से मारने के बाद वो फुयून को लेकर अपने मेंशन में आ जाती है क्योंकि फुयून काफी ज्यादा इंजर्ड था और फिर कहती है कि उस सारे बिजनेस को वापस हासिल करने के लिए मुझे सजा तो भुगतनी होगी। लेकिन इतने में फुयून को होश आ जाता है और वो शाओ जुई को हटाते हुए कहता है कि तुम्हारी जगह सजा मैं भुगतूंगा। इसके बाद हम शेन को देखते हैं जिसके पास कूदू गया था जो कि वहाँ पर मरने से बच चुका था और वो शेन से बोलता है कि तुम्हें जाकर बदला लेना होगा। और फिर जंगल में हम फुयून और शाओ जुई को देखते हैं जो कि अपनी मदर की ग्रेव पर थे और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला भी कर लेते हैं। जिसके बाद हम फेंग को देखते हैं जिसको कुछ लोग तंग कर रहे थे और एक गुंडा उसे डराते हुए कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि अब तो तुम्हारे फादर भी नहीं हैं। लेकिन इतने में कहीं से गोली चलने की आवाज आती है और एक पर्सन वहीं पर गिर चुका था। उसको मरता देखकर बाकी सारे लोग भाग चुके थे ये कहते हुए कि ये तो फुयून है, ये हमें मार देगा। और फुयून का नाम सुनते हुए फेंग स्माइल करते हुए कहती है कि फाइनली आज भी तुमने मुझे बचा लिया फुयून। फुयून शाओ जुई को लेकर वहाँ से शेन मेंशन वापस आ जाता है जहाँ पर सर्वेंट आकर शाओ जुई को कुछ उसके फ्रेंड्स के बारे में बताती है और शाओ जुई एक फैसला लेती है और शेन से मिलने के लिए जाती है। लेकिन शेन जैसे ही उसे मिलता है तो बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शेन उसको किडनैप करके लेकर जा रहा था क्योंकि उसे अब बदला लेना था। और दूसरी तरफ फुयून को भी ये बात पता चल चुकी थी कि कूदू जिंदा है और उसने शेन को भड़काया है। तभी वो शेन को ढूंढने के लिए निकलता है क्योंकि उसे ये भी पता चल चुका था कि अब शाओ जुई की जान खतरे में है। लेकिन हम फेंग को देखते हैं जिसने शेन की सारी बातें सुन ली थी पर अब वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो साथ किसका दे, अपने भाई का या फिर फुयून का। नेक्स्ट मॉर्निंग फुयून जब उसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है तो फुयून को भी पकड़ लिया गया था और उसे बुरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद मिस्टर कूदू को आकर बताया जाता है कि वो सारे गुड्स रेडी हैं जो कि आपने स्मगल करने थे और मिस्टर कूदू वहाँ से चले गए थे और वहाँ पर सिर्फ शेन बैठा रह गया था शाओ जुई को लेकर या फिर फुयून उनके सामने खड़ा था। अब शेन बहुत ही गुस्से में अपनी पिस्टल को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुमने शाओ जुई के साथ मिलकर मुझे यूज किया लेकिन आज तुम दोनों को इसका हिसाब देना होगा। ये कहकर वो फुयून के ऊपर फायर कर देता है लेकिन इतने में हम देखते हैं कि फेंग उसके सामने आ चुकी थी। शेन कहता है कि फेंग तुम पागल हो गई हो, तुमने ये क्या कर दिया, इसने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और तुम इसको बचाने के लिए आ गई। इस पर फेंग कहती है कि फुयून तुमने एक दफा मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी लेकिन आज मैं तुम्हें बचाते हुए मर रही हूँ, मुझे भूलना मत। और ये कहते हुए फेंग वहीं पर मर गई थी। ये देखते हुए शेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो दोबारा से फुयून के ऊपर फायर करता है लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी। फुयून शाओ जुई को लेकर वहाँ से भागता है और शेन जैसे ही उनके करीब आने लगा था तो फुयून ने उसके पाँव के ऊपर शूट कर दिया था जिसकी वजह से शेन वहीं पर गिर जाता है। अब असिस्टेंट भी वहाँ पर आ चुका था और वो तीनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं लेकिन शेन के पास बॉम्ब था और वो उस रूम में आ जाता है। तभी शाओ जुई कहती है कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगी और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। फुयून इसके लिए मान गया था और कहता है कि अपना ख्याल रखना और शाओ जुई बिल्कुल ऐसा ही करती है और मौका देखते हुए फुयून ने शेन के ऊपर अटैक कर दिया था लेकिन उन दोनों की आपस में फाइट होने लगी थी। तभी फुयून चीखता है यहाँ से भागो और असिस्टेंट को शाओ जुई को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। असिस्टेंट शाओ जुई को वहाँ से लेकर जा चुका था और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर शाओ जुई बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी थी लेकिन
अब कुछ भी नहीं हो सकता था। और कुछ टाइम के बाद हम शाओ युई को देखते हैं जो कि सारे उन वेपन्स को इकट्ठा कर लेती है जो कि स्मगल होने वाले थे, और सब लोग जो कि इस काम में शामिल थे उन सबको पकड़वा देती है। सारे बिजनेस को वो खुद लीड कर रही थी। जिसके बाद असिस्टेंट उसके पास आते हुए कहता है कि अब आपको कुछ देर रेस्ट करना चाहिए, एक लंबी वॉक पर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है मैडम। शाओ युई सारा काम उसको हैंड ओवर करके वॉक के लिए निकल चुकी थी। रात का वक्त था और बर्फबारी भी हो रही थी और सड़क पर वो अकेली थी। वो पास की सारी मेमोरीज को याद कर रही थी जब देखती है कि अंधेरे में से कोई शख्स निकल के उसके सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि फुयुन था, और फुयुन को देखते हुए वो फौरन से उसे हक कर लेती है। जब फुयुन कहता है, अब हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे शाओ युई, हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।